नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है ताकि आप लोगों से कोई भी टॉपिक है वो छूट ना सके। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप जितनी भी हमारी वीडियो आती है अगर उनके PDF नोट्स आप चाहते हो तो इस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ले भी सकते हो। ये हमारा प्लास्टिक प्रोसेसिंग का एक नया चैनल है जिस पर कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक जो है स्टार्ट होंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस पर जाना है और इस पर सब्सक्राइब आप लोगों को इस चैनल को कर लेना है ताकि आप लोगों के जो डाउट हैं या जो भी अच्छी अच्छी नॉलेज की वीडियो हैं वो आप लोगों को वहाँ पर मिल सके। टेक्निकल यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड या प्लास्टिक प्रोसेसिंग से रिलेटेड या मटेरियल टेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन कोट दी हुई है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, इसलिए आप गलती करने से ना डरें। गलती का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई ऐसी गलती दोहराएं जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। यानी कि दुनिया में अगर मैं बात कहूं कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई ऐसी गलती ना करें। गलती का मतलब यहाँ पर इतना है कि आप जो सीख रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, उसमें आप जितनी भी गलती करते हो तो आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही मिलता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो विकास मातो हैं, वो लिखते हैं कि मटेरियल इंजेक्ट करते समय जो मशीन होती है उसमें कुछ आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और उस आवाज़ को उन्होंने नाम दिया है ची ची की आवाज़। उन्हें वो जो साउंड है वो उन्हें सुनाई देती है। तो इसका कारण उन्होंने पूछा है कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो होता क्या है, ये जो आवाज़ बता रहे हैं ये बैरल के अंदर की आवाज़ के बारे में ये बात कर रहे हैं। होता क्या है, जब हमारा जो रिफिलिंग होती है अगर उसके अंदर मटेरियल ख़त्म हो जाता है, अगर बैरल के अंदर मटेरियल ख़त्म हो जाता है तो आप लोगों को स्क्रू की चूं चूं करने की आवाज़ आप लोगों को सुनाई देती है। और इसकी दो पहचान होती है। अगर आप लोगों का मटेरियल ख़त्म हो जाता है, नंबर एक कि आप लोगों को ये आवाज़ सुनाई देगी, एक साउंड सुनाई देगी। और दूसरा, आप लोगों का जो स्क्रू है वो रिफिलिंग लेते हुए अपनी पोजीशन से पीछे नहीं जाएगा, वो एक ही स्थान पर घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये ची ची की आवाज़ जो इन्होंने बताया है, ये इनका जो डाउट था वो आज क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो सचिन पाल हैं, वो लिखते हैं कि अगर कोई मटेरियल डिग्रेड हो जाता है तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है या नहीं, एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो डिग्रेड का मतलब मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। मान लो कि आप लोगों को कोई प्लास्टिक मटेरियल है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। जब भी हम कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट के लिए हमें कौन सा मटेरियल चूज़ करना है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी ही डिसाइड करती है कि हमें कौन सा मटेरियल का चूज़ करना है। अगर वो ही जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है अगर वो ही हमें ना मिल पाए तो हमारा वो पार्ट बनाने का कोई भी मकसद नहीं रह जाता है। और डिग्रेड का मतलब यहीं से रिलेटेड है, यानी कि जो मटेरियल की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जो विशेष गुण होते हैं, जब मटेरियल को ज़्यादा हीट मिल जाती है तो वो डिग्रेड हो जाता है। यानी कि उसके जो अपने विशेष गुण होते हैं, जो उसकी स्ट्रक्चर की वजह से उसे मिले होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो गुण लॉस कर देता है, जो प्रॉपर्टी है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड PVC होता है, तो इसे एक हीट सेंसिटिव मटेरियल कहा जाता है। तो इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि होता क्या है, इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो उसमें साइड में क्या होता है, क्लोरीन ऐड होती है। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बना नहीं रहा हूँ। यहाँ पर वैसे अगर आप देखना भी चाहो तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे एक क्लोरीन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो होता क्या है, जैसे ही हम इसे ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं तो ये जो HCl होता है, एक H यहाँ से और Cl यहाँ से, वो यहाँ से निकल कर रिलीज हो जाती है। कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, HCl। ठीक है, जो प्रॉपर्टी HCl की वजह से इस मटेरियल में पाई जाती थी, जैसे ही HCl, जैसे ही हमने टेम्परेचर ज़्यादा दिया और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो HCl गैस थी वो यहाँ से रिलीज़ हो गई, बॉन्ड उसके वीक हो गए और वो यहाँ से रिलीज़ हो गई। तो जो PVC की जो प्रॉपर्टी थी वो कहीं ना कहीं लॉस हो गई। तो डिग्रेड का मतलब ये ऐसा ही होता है कि जो हमारे बॉन्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और कोई ना कोई जो एलिमेंट होता है, यानी कि कोई कंपाउंड होता है, वो वहाँ से क्या हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है, एलिमिनेशन उसका हो जाता है, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं रहती है जो फ्रेश मटेरियल की होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
अक्षय भाटिया लिखते हैं कि सर थर्मोफॉर्मिंग के लिए जितना एमएफआई लेस होगा उतना ही बेटर प्रोडक्ट बनेगा क्या? तो थर्मोफॉर्मिंग की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि थर्मोफॉर्मिंग में सीट यूज़ की जाती है। ठीक है, आप डिस्पोजल वगैरह बनाते हो या फिर आप जो आइसक्रीम की कटोरी बनाते हो, काफ़ी सारी चीज़ें, दोने दोने बनाते हो, पत्तल बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप थर्मोफॉर्मिंग से सीट के द्वारा बनाते हो। तो इसमें जो यूज की जाती है वो सीट यूज की जाती है, डायरेक्ट मटेरियल हम लोग इसमें यूज़ नहीं करते हैं। अब बात करते हैं एमएफआई की। तो एमएफआई की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगी, मेल्ट फ्लो इंडेक्स, यानी कि कोई भी मटेरियल जितना अच्छी तरीके से फ्लो करेगा, यानी कि बहेगा पानी की तरह, जैसे हम पानी को कहीं डाल देते हैं और वो आसानी से बहने लगता है। तो मटेरियल जितना डाइल्यूट होगा उतना आसानी से बहने लगेगा, जितना वो कंसनट्रेटेड होगा उतना वो क्या होगा, जल्दी से बहना नहीं स्टार्ट करेगा, गाढ़ा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो एमएफआई की जब हम बात करते हैं तो मटेरियल जब थर्मोफॉर्मिंग में अगर हमने सीट लगाई तो उसकी भी अपनी कोई ना कोई एमएफआई तो होगी ही होगी। अब बात कर रहे हैं कि एमएफआई कम होगी तो क्या प्रोडक्ट बेटर बनेगा। तो इससे रिलेटेड क्या हो सकता है कि जैसे ही हमने सीट लगाई और उस सीट को जैसे ही हम हीट देते हैं, अगर उसकी एमएफआई या मेल्टिंग टेम्परेचर या प्रोसेसिंग टेम्परेचर अगर कम होगा तो जैसे ही हीट मिलेगी तो वो क्या होने लगेगा, बहने लगेगा, प्रोडक्ट हम उसका नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो क्या हो जाएगा, बहने लग जाएगा। तो इसका एमएफआई में उतना रोल नहीं होता है जितना आप लोगों का प्रोसेसिंग टेम्परेचर और टीजी और मेल्टिंग टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, क्योंकि हम इसे उतना ही सॉफ्ट करते हैं जितना कि हमें प्रोडक्ट बनाना होता है। तो एमएफआई का रोल इसका बहुत बाद में आता है, पहले इसका टीजी मेल्टिंग टेम्परेचर का ही रोल आता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं, आज़ाद अंसारी हैं, नोजल का होल कितना होता है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना जरूरी है। कुछ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, कुछ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं। अगर मैं छोटी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बात करूं तो उसका जो बुश होगा, मोल्ड का बुश होगा, वो भी छोटा होता है। तो उसके लिए आप लोगों को एक बारीक नोजल के डाये की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों को अगर आंसर कहीं पे करना है या नोजल का जो डाया है वहाँ पर नोजल यूज आप लोगों को करना है तो आप 2.5 mm, ठीक है, 3 mm और 4 mm, ये 3 डाई वाले जो नोजल है उनका यूज़ आप लोग छोटी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में आप कर सकते हो। जब हम बड़ी की बात करते हैं तो बड़ी में जो डाया यूज होता है वो होता है आप लोगों का 6 mm, 8 mm और 10 mm। ठीक है, अगर आपसे इससे रिलेटेड, नोजल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट भी कर लें या फिर इन बने बनाए नोट्सों को आप हमसे रजिस्ट्रेशन कराकर ले भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी लिखते हैं, सर आपने मोल्ड सेफ्टी के बारे में तो बताया ही नहीं, कैसे मोल्ड सेफ होता है मशीन ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों की बनी हुई है, मोल्ड सेफ्टी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप लोग क्या करते हो कि सारी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखते हो स्टार्टिंग से आखिरी तक, तो इसलिए आप लोगों के ये क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अगर आप लोग भी हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप लोग एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी भी हमारी वीडियो आई हैं उन्हें सबको देख लें, ताकि आप लोगों के ये जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के आने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं पहले से ही वीडियो में दे चुका हूं। तो ऐसा नहीं होता, कोई क्वेश्चन होता है जिसका आंसर नहीं दिया है वो आप लोग पूछो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो अपनी वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप लोग एक बार वीडियो को आप अच्छी तरीके से ज़रूर देख लें। तो ये मशीन से, मोल्ड सेफ्टी से रिलेटेड है। मोल्ड सेफ्टी से रिलेटेड सबसे पहले एक चीज़ होती है, आप अगर मशीन को ऑपरेट कर रहे हो तो जो लिमिट स्विच मोल्ड में लगा होता है आप लोग उसका यूज बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को करना है। बिना लिमिट स्विच के मशीन को आप लोगों को नहीं ऑपरेट करनी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी सेफ्टी तो आप लोगों की ये होती है। अगर मैं पीएलसी की बात करूं तो पीएलसी में भी मोल्ड सेफ्टी डाली जाती है, और वो क्या डाली जाती है, वो कई तरह की आप मोल्ड सेफ्टी देखते हैं। टाइम से रिलेटेड होती है, प्रेशर से रिलेटेड होती है। होता क्या है कि आप लोगों को जैसे ही मोल्ड क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। ठीक है, मोल्ड ओपन कर रहे हो आप, क्लोज कर रहे हो, तो इसमें हो क्या सकता है, मान लो जैसे ही आप लोगों का मोल्ड क्लोज हो रहा है तो या तो उसके बीच में कोई पार्ट रह गया, वो निकला ही नहीं, हो सकता है कि किसी की उंगली या फिर कोई शरीर का कोई पार्ट है वो उसके अंदर आ गया।
तो अगर हम लोगों ने मोल्ड में सेफ्टी नहीं लगाई हुई है तो मोल्ड, आप लोगों को पता है कि उसमें अगर कोई शरीर का कोई पार्ट रह जाता है, आप लोग हाथ से निकाल रहे हो, हाथ अंदर रह जाता है, तो बहुत मोल्ड उस हाथ का क्या करेगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मोल्ड सेफ्टी की ज़रूरत आप लोगों को ज़रूर होती है। ठीक है, तो मोल्ड सेफ्टी में क्या होता है, जैसे ही आप लोगों को मोल्ड बंद करना है तो मोल्ड सेफ्टी में हम क्या देते हैं, प्रेशर होता है हमारा, स्पीड होती है और टाइम होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम उसे फिक्स कर देते हैं कि इतने समय में, ठीक है, इतने समय में हमारा मोल्ड इस वेलोसिटी से इतने mm की दूरी या डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, अगर उतने समय में हमारे मोल्ड ने उतनी दूरी तय नहीं की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब मोल्ड के बीच में कोई ना कोई चीज़ आ गई होगी, तभी तो हमारा टाइम डिस्टर्ब होगा, तभी तो हमारी वेलोसिटी डिस्टर्ब होगी कि उतनी दूरी अगर उसे तय कर लेनी चाहिए थी लेकिन फिर भी वो दूरी तय नहीं कर पाया, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ आ गया है। ठीक है, तो मोल्ड क्या करता है, सेंस कर लेता है। ठीक है, तो जब वो सेंस कर लेता है तो वो वहीं से जहां उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है वो वहीं से क्या हो जाता है, बैकवर्ड हट जाता है। ठीक है, तो ये होता है टाइम बेस्ड सेफ्टी। आप लोगों ने टाइम के बेस पर ये सेफ्टी लगाई हुई है। दूसरी सेफ्टी होती है हमारी मोल्ड सेंसिंग, प्रेशर जो होता है, अगर हमने वो 10 प्रेशर दिया हुआ है मोल्ड सेंसिंग का, अगर उसे 10 प्रेशर से ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो वो मोल्ड वापस ओपन हो जाएगा, वो क्लोज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मोल्ड को 10 प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है मोल्ड को बंद होने में, लेकिन हुआ क्या, उसके बीच में कुछ आ गया, तो आने के बाद में उसे प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जब ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो 10 से तो ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही वो 10 से ज़्यादा प्रेशर उसके ज़रूरत पड़ेगी तो वो मोल्ड बंद नहीं होगा, वो वापस ओपन हो जाएगा। तो ये सेफ्टी आप लोगों को, मोल्ड की सेफ्टी मशीन में ज़रूर आप लोगों को सेव करनी चाहिए, फिल करनी चाहिए, ताकि आप लोग की अपनी सेफ्टी और मोल्ड की सेफ्टी और मशीन की सेफ्टी सारी ही बनी रहें। अभिषेक वर्मा है, ये पूछते हैं सर एक सिंक मार्क व सिंकेज पर वीडियो बनाइए, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये वीडियो भी आप लोगों की बनी हुई है पहले से ही, आप लोग चैनल पर जाकर इसे वहाँ से देख भी सकते हो। ठीक है, तो सिंक मार्क क्या होता है, वो कहीं कहीं पर गड्ढे टाइप आते हैं, लेकिन जो सिंकेज आती है वो सिकुड़न कहीं ना कहीं पूरे कंप्लीट पार्ट पर वो देखने को मिलती है आप लोगों को। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे बड़ी, मान लिया कोई ये आप लोगों की कोई ये लेंथ है और इसका जो इसकी जो क्या है थिकनेस ज़्यादा है, और इस पे पूरे पे क्या आ रही है आप लोगों को सिंकेज टाइप देखने को मिल रही है, लेकिन पूरे पार्ट में सिंकेज नहीं है, तो ये सिंकेज नहीं होती, ये वारपेज हो सकती है। ये 3 चीज़ें होती हैं, वारपेज, सिंकेज और सिंक मार्क, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो आप लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये गड्ढे टाइप कहीं पर भी आ सकते हैं, लेकिन जो सिंकेज होती है वो कंप्लीट पार्ट पर आ सकती है। जो आप लोगों की वारपेज होती है वो एक जो थिकनेस से, मान लिया पार्ट है ये वाला, उस पार्ट की कोई ये भुजा है, उसकी एक साइड है, तो ये उसके कुछ इस तरीके से ये आ सकती है। ठीक है, विकास महतो ये लिखते हैं कि सर 350 टन मशीन का मैक्सिमम शॉर्ट साइज़ कितना हो सकता है, तो ये 960 ग्राम तक हो सकता है, और बाकी स्क्रू पर ये डिपेंड होता है, और उसके जो L/D रेशो वगैरह होता है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है कि 960 ग्राम तक का पार्ट आप लोग इसमें बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज लिखते हैं सर मैंने 10th के बाद UP ITI से प्लास्टिक प्रोसेसिंग का डिप्लोमा किया है, तो सर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो प्लास्टिक 10th के बाद में जो ITI है वो डिप्लोमा कराती है, वो PPO का डिप्लोमा कराती है, और काफ़ी बच्चे इसे करते भी हैं। ठीक है, तो इसका नाम होता है PPO, मतलब प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर जहाँ पर वर्ड जुड़ गया तो इसका जो NSQ लेवल होता है वो 4 होता है। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, तो इसका 4 होता है, तो इससे आप ऑपरेटर बन सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने ITI का कोई डिप्लोमा किया है, चाहे CPET का कोई डिप्लोमा किया है, चाहे अपने पॉलिटेक्निक किया हो, कोई भी डिप्लोमा अगर आप करते हो तो आप लोगों को कन्फ्यूजन में तब रहना चाहिए तब आपने कोई डिप्लोमा नहीं किया होता। लेकिन जब आपने मन बनाकर कोई भी डिप्लोमा किया है तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डिप्लोमा करते ही आप लोगों को कोई ना कोई कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और आप जो भी नॉलेज आप लोगों ने ITI से प्राप्त की है उस नॉलेज को आप लोगों को प्रैक्टिकल में बदल लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को यही एडवाइस होगी कि अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा करने के बाद में आप लोगों को किसी भी कंपनी में जाना चाहिए,
और जो आप लोगों ने वहाँ पर सीखा है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा गेन करनी चाहिए, ताकि आप लोगों की एक अच्छी ग्रोथ हो सके उसी बेस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने डिप्लोमा पीपीओ का कर लिया लेकिन आप काम कर रहे हो इलेक्ट्रिकल में, डिप्लोमा आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल का कर लिया, आप काम कर रहे हो जाकर प्लास्टिक में। तो आप लोगों का जो डिप्लोमा है अगर आप उसी के बेस पर आगे बढ़ते हो तो आप लोगों की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है और सीखने को अच्छा मिलता है और आप उसमें कुछ नया कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीतीश साहनी है वो पीडीएफ के बारे में पूछ रहे हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हो क्या। ठीक है, तो मैंने ऊपर व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है, तो अगर आप पीडीएफ के नोट्स हमसे लेना चाहते हो तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे वो पीडीएफ ले सकते हो। होता क्या है, अगर आपके पास नोट्स होते हैं तो जैसे ही आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कुछ सारी चीज़ें कुछ होती हैं जो आप लोगों के माइंड से निकल जाती हैं, जैसे सिंकेज वैल्यू होती है या फिर नोजल का डाया होता है या आप लोगों का शॉर्ट साइज वगैरह, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो आप लोगों के माइंड से निकल जाती हैं। तो आप जैसे ही इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो और आप नोट्स पढ़कर रिवीजन करके जाते हो तो आप लोगों का जो इफ़ेक्ट है, इंप्रेशन है इंटरव्यू के पैनल के प्रति वो अच्छा होता है। तो इसलिए आप लोगों के पास एक अच्छे नोट्स होने भी ज़रूरी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। रोहित कुमार, क्वेश्चन क्यों वेरिएशन करता है। ठीक है, क्वेश्चन वेरिएशन ऐसा नहीं है कि सभी मशीनों में नहीं करता है, ये सभी मशीनों में करता है, किसी में कम करता है तो किसी में ज़्यादा करता है। लेकिन कुछ अच्छी एक्यूरेसी की मशीन होती है, जैसे मैं बात करूं हस्की की मशीन है या फिर सुमिटोमो की जो वर्ल्ड क्लास की सेकंड क्लास मशीनें होती हैं, इसमें कुशन बहुत कम वेरिएशन करता है। लेकिन कुछ जो लो एक्यूरेसी की मशीन होती है उसमें कुशन कुछ ज़्यादा वेरिएशन करता है और इसका कारण काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे प्रेशर है, अगर प्रेशर कंप्लीट सही नहीं मिलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर उतना नहीं मिलेगा और मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट उतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, तो भी कुशन वेरिएशन कर सकता है। हमारी जो वेलोसिटी है अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो भी कुशन वेरिएशन कर सकता है। टेम्परेचर मोल्ड का कुछ और है या घट रहा है या बढ़ रहा है तो भी हमारा जो कुशन है वो वेरिएशन करता है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा कुशन वेरिएशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th शुभम इमोजी, ये लिखते हैं कि मोल्ड लॉकिंग कैसे चेक करें। ठीक है, मोल्ड लॉकिंग अगर आपकी नहीं होगी, क्लैंपिंग फोर्स नहीं लिया होगा तो आप लोगों का इंजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मोल्ड लॉकिंग कम या ज़्यादा को भी आप देख सकते हो, फ्लैश या फिर शॉर्ट साइज से आप लोगों को इसका पता भी लग जाता है। लेकिन अगर आपके मोल्ड ने मशीन ने अगर लॉकिंग ली ही नहीं है तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल होता है वो इंजेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोगों का इंजेक्शन की प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को मोल्ड लॉकिंग को चेक कर लेना चाहिए, क्लैंपिंग फोर्स को आप लोगों को चेक कर लेना चाहिए। 12th क्वेश्चन देखते हैं कि सचिन पाल हैं वो लिखते हैं द एंड मेल्टिंग पॉइंट प्रोसेसिंग टेम्परेचर में क्या अंतर है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से ही आप लोगों को अंदाज़ा लगा सकते हो नाम से ही। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कोई भी मटेरियल है जिस टेम्परेचर पर जाकर वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और प्रोसेसिंग टेम्परेचर, प्रोसेसिंग वर्ड यहाँ पर आ जाता है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को प्रोसेस कर रहे हो, उसके आकार में चेंज कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप लोगों ने कोई पार्ट बनाना है तो आप लोग उसे कब बना सकते हो, जब उसका जो फ्लो है वो बहुत अच्छा हो जाए, यानी कि वो इतना डाइल्यूट हो जाए, लिक्विड में बदल जाए, ताकि आप उसे कोई भी एक नई शेप दे सकते हो। तो प्रोसेस कोई भी मशीन पर जिस मटेरियल को आप प्रोसेसिंग करते हो जिस टेम्परेचर पर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग टेम्परेचर कहते हैं। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसमें और प्लास्टिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर मैं एक तरफ बात करूं मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, एक तरफ मैं बात करूं प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट, तो इनमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मैंने एक मेटल का टुकड़ा लिया और उसे गर्म करना स्टार्ट किया। दूसरी तरफ मैंने प्लास्टिक का एक मार्कर लिया, उसे गर्म करना मैंने स्टार्ट किया। तो ये मेटल का जो टुकड़ा होगा, ये पार्ट होगा, इसे आप गर्म करते चले जाओ, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, मान लिया कि ये 1400 डिग्री टेम्परेचर पर ये गर्म मेल्टिंग होना था, तो जैसे ही 1400 डिग्री टेम्परेचर इसे मिलेगा तो ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक को जैसे ही आप गर्म करना स्टार्ट करोगे तो इसमें परिवर्तन स्टार्टिंग से ही होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बदलने लगता है, कहीं से मेल्ट होने लगता है, कहीं से रहता है, कहीं से सॉफ्ट हो जाएगा। तो प्लास्टिक का ये अपना बिहेवियर होता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए ये डिस्टेंस पे होने के कारण ही ये क्या होता है,
जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका ये अच्छा कंडक्टर इंसुलेटर माना जाता है, क्योंकि प्लास्टिक को आप जानते हो कि आप लोगों को अगर यहाँ से आपने करंट दिया है तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें गैप ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही कारण होता है कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते जो प्लास्टिक की शेप है वो चेंज हो जाती है। लेकिन मेटल में ऐसा नहीं होता, मेटल के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इसीलिए वो मेटल जो होते हैं वो हीट के कंडक्टर होते हैं, ना कि इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को डाउट है ये नहीं होना चाहिए और ये नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये 12वीं क्वेश्चन थे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप लोगों ने पूछे हैं उनके जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को अब इस वीडियो से हुई होगी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। हालांकि वीडियो में ही आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दिए जाते हैं। व्हाट्सएप पर इतना टाइम नहीं होता है कि आप लोगों को इतनी चैटिंग की जाए और आप लोगों को किसी का क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, लेकिन जैसे ही वीडियो आती है उसी में आप लोगों के आंसर किए जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं पे हमें रोकनी पड़ेगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से छूटने ना पाए, और दोस्तों को इस चैनल को जो है सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर भी कर दें और वीडियो को भी शेयर अपने दोस्तों कर दें। ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग का हमारा नया चैनल है, जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें जाकर, और क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जितनी भी आएंगी वो कोशिश करेंगे इस पर ही डाली जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।